नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। 5 अगस्त 2026 को यानी इसी महीने जयपुर के एक परिवार के साथ बहुत अजीब वारदात हुई। परिवार का बेटा और बहू, ये दो लोग डॉक्टर से मिलने के लिए गए थे। बहू को कोई तकलीफ थी तो बेटा अपनी बीवी को साथ में लेकर डॉक्टर के पास गया था। लेकिन सुबह दोनों निकले, दोपहर के बाद शाम हो गई, दोनों घर लौटकर नहीं आए। अब जब पति पत्नी घर वापस नहीं लौटे तो परिवार के दूसरे लोगों को चिंता होने लगी। परिवार का छोटा बेटा है मनीष, उसने अपने भैया महेश को फ़ोन किया ये पता करने के लिए कि भैया भाभी कहाँ हैं और कब तक लौट कर आएंगे। लेकिन जब मनीष ने फ़ोन किया तो फ़ोन बड़े भाई महेश मीणा ने नहीं उठाया और महेश का फ़ोन उसकी पत्नी कविता ने उठाया। कविता से मनीष ने ये पूछा कि भाभी आप लोग कहाँ हैं और सुबह से आप निकले हुए हैं, वापस नहीं आए, फ़ोन भी नहीं किया, सब ठीक तो है? तो कविता ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, चिंता करने की कोई बात नहीं, हम कहीं चले गए थे किसी काम से, अब हम लौट रहे हैं, थोड़ी देर में घर वापस आ जाएंगे। बहुत नॉर्मल सी बातचीत थी और इसमें मनीष को भी कुछ भी अनयूजुअल नहीं लगा। मगर कुछ देर गुजरने के बाद कविता ने मनीष को कॉल बैक किया, यानी अपने देवर को कॉल बैक किया और कॉल बैक करके जो बात बताई वो काफ़ी परेशान करने वाली बात थी। कविता ने मनीष को फ़ोन पर बताया कि भैया आप तुरंत 200 फीट पुलिया के पास चले आइए श्यामनगर में, आपके भैया की तबीयत ख़राब हो गई है और मैं उन्हें लेकर यहाँ एक जगह पर रुकी हुई हूँ, उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो रही है। इस बार कविता की आवाज़ में काफ़ी बेचैनी थी, वो बहुत परेशान लग रही थी। तो मनीष ने जब ये बात सुनी तो वो भी घबरा गया, क्योंकि भैया की तबीयत इतनी ख़राब हो जाए कि भैया फ़ोन ना उठा पाएँ और उनको सड़क के किनारे कहीं बिठाना या लिटाना पड़ जाए। भाभी फ़ोन करके बता रही है। तो मनीष जो है उसने घर के बाकी लोगों को ये बात बताई और अपनी बहन संतोष को लेकर वो मौके पर पहुंचा। जब वो मौके पर पहुंचा 200 फीट पुलिया के पास श्यामनगर में, तो उसने देखा कि एक दुकान के बाहर भैया भाभी दोनों मौजूद हैं। भाभी तो खड़ी हैं, लेकिन भैया ज़मीन पर निढाल पड़े हुए हैं और उनकी हालत काफ़ी ख़राब है। मतलब ही वॉज नॉट इन हिज सेंसेस, उनको होश नहीं था। तो इस हालत में जब मनीष ने अपने बड़े भाई को देखा, संतोष ने अपने बड़े भाई को देखा, तो दोनों भाई बहन घबरा गए और उन्होंने भाभी से कहा कि भाभी जल्दी कीजिए, तुरंत इनको अस्पताल लेकर चलना होगा, इनकी तबीयत काफ़ी ख़राब है। भाभी भी बेचैन थी, उन्होंने किसी तरह से आपस में किसी की गाड़ी रुकवाकर, किसी से मदद लेकर महेश मीना को पास में ही सीकर रोड पर एक CKS हॉस्पिटल है, वहाँ पर लेकर गए। लेकिन अस्पताल ले जाए जाने के बाद महेश मीना को ब्रॉड डेड बता दिया गया, यानी उन्हें मुर्दा करार दिया गया। ये अपने आप में मीणा परिवार पर आसमान टूट पड़ने वाली बात थी। घर का जवान बेटा जो अपनी पत्नी को लेकर सुबह डॉक्टर के पास गया था, शाम होते होते अचानक बीच रास्ते में उसकी रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई। उसे क्या हुआ, रास्ते में ऐसी कौन सी अनहोनी हो गई, क्या उसका हार्ट फेल हुआ या कोई और फिजिकल कॉम्प्लिकेशन डेवलप हुआ जिसकी वजह से उसकी जान चली गई, ये एक बड़ा सवाल था। मीणा परिवार का रो रो कर बुरा हाल था, किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या गया। और महेश की जो पत्नी है कविता, सबसे बुरी हालत तो उसकी थी, क्योंकि महज 2 साल पहले उसकी शादी हुई थी और 2 साल के अंदर ही उसका सुहाग उजड़ चुका था, और वो भी खुद उसकी आंखों के सामने। यानी एक तरह से देखा जाए तो कविता की बाहों में ही उसके पति ने दम तोड़ दिया बीच रास्ते में, और कविता चाह कर भी कुछ नहीं कर पाई। बहुत दुखद, बहुत ही कचोटने वाली ये घटना थी। लेकिन चूंकि अनयूजुअल मौत का मामला था, तो इस मामले में पुलिस की भी एंट्री हुई। अचानक एक आदमी की अगर इस तरह से बीच सड़क पर मौत हो जाए तो जाहिर है मामला अस्वाभाविक मौत का बनता है, अननेचुरल डेथ का, और ऐसे में पुलिस को तफ्तीश करनी होती है। तो जब पुलिस की एंट्री हुई तो पुलिस ने महेश के शव को बरामद किया और कांवंटिया हॉस्पिटल है जयपुर में, वहाँ भिजवाया गया। इस अस्पताल में महेश के शव का पोस्टमार्टम किया गया और पोस्टमार्टम में भी कोई बहुत अनयूजुअल चीज़ या कोई ऐसा कॉज ऑफ डेथ सामने नहीं आया जिसे लेकर कोई माथापच्ची करता। शव महेश के घर वालों के हवाले कर दिया गया और महेश के घर वाले इसे होनी मानकर जो है मन महसूस कर रह गए। महेश का अंतिम संस्कार किया गया और परिवार जो है इस गम में डूबा हुआ था। आसपास के लोग, नाते रिश्तेदार, सारे लोग मीणा परिवार के पास आ रहे थे और उन्हें सांत्वना दे रहे थे।
महेश मीणा और उनका जो परिवार है वो विश्वकर्मा नगर इलाके में रहता है, जबकि जहाँ ये लोग डॉक्टर के पास गए थे उस जगह का नाम है बगरू। तो बगरू से विश्वकर्मा नगर के बीच की ही ये घटना है। अब अंतिम संस्कार हो गया और अंतिम संस्कार होने के बाद परिवार के लोग अभी भी इस सच को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि ऐसा क्या हो गया, कभी वो अपनी किस्मत को कोस रहे थे। लेकिन जिंदगी अपनी रफ्तार पर चलती है। तो अंतिम संस्कार के बाद अस्थियां विसर्जन का वक्त आया। तो परिवार के लोगों ने, जो भी लोग अस्थि विसर्जन के लिए जाने वाले थे, उन्होंने महेश की पत्नी को, कविता को भी ये कहा कि कविता तुम भी साथ चली जाओ हरिद्वार और महेश की अस्थियों का विसर्जन कर दो, उसकी आत्मा को शांति मिलेगी और तुम उसकी बीवी हो और तुम्हारा जाना ठीक रहेगा। तो कविता ने भी भरे मन से हामी भरी और उसने बहुत दुखी होकर उसने कहा कि ठीक है, ये भी दिन मुझे देखना था। सारे परिवार के लोगों के साथ वो महेश की अस्थियां लेकर हरिद्वार चली गई। अब इधर घर में बचे महेश के पिता, जिनका नाम है बाबूलाल मीणा, कुछ और भी नाते रिश्तेदार घर में मौजूद थे। अब इन सारे लोगों ने, जब परिवार के कई लोग अस्थि विसर्जन के लिए हरिद्वार गए, तो इन सारे लोगों ने आपस में बैठकर चर्चा की, बातचीत की और महेश की मौत की संभावनाओं पर, इन्होंने सारी संभावनाओं पर आपस में सलाह मशविरा किया और सोचा कि कैसे हुआ होगा, क्या हुआ होगा। किसी ने ये बताया कि महेश की पत्नी जो है कविता, उसकी बॉडी लैंग्वेज देखकर वो बहुत ज़्यादा कन्विंस्ड नहीं है और ऐसा लग नहीं रहा है कि उसे वाकई अपने पति महेश की मौत का दुख है। अब ये एक ऐसी बात थी जिसे सुनना या स्वीकार पर कर पाना पूरे परिवार के लिए बहुत मुश्किल था। लेकिन जब उस आदमी ने बताया कि मैंने देखा कि कविता हंस रही थी या उस समय उसने ऐसे रिएक्ट किया जो अनयूजुअल था, इस तरह के कुछ एक घटनाओं के बारे में जब बताया, तो महेश के पिता बाबूलाल मीणा को भी लगा कि शायद ये सही बोल रहे हैं और उनकी बहू कविता का व्यवहार जो है अपनी पति के मौत के मामले में बहुत नॉर्मल नहीं लग रहा। यही वो वक्त था जब उन्होंने ये तय किया कि वो इस मामले की बड़ी ही खामोशी से, बहुत चुपके से अपने तौर पर जांच करेंगे। और जांच करने का सबसे बढ़िया तरीका उन्हें जो समझ में आया, उन्होंने सोचा कि जिस जगह पर ये घटना हुई थी, जहाँ पर मेरा बेटा महेश बहुत ही ज़्यादा बीमार कंडीशन में मिला था, श्यामनगर में 200 फीट पुलिया के पास, वहाँ जाकर कुछ सीसीटीवी फुटेज पता करूँगा और देखने की कोशिश करूँगा कि आखिर हुआ क्या था। तो बाबूलाल मीणा वहाँ अपने किसी जानकार के साथ उस इलाके में गए और जिस जगह पर यह घटना हुई थी वहाँ पर जाकर उन्होंने पहले उस घटनास्थल को अच्छे से देखा, समझा, आसपास नज़र दौड़ाई कि कहीं कोई सीसीटीवी कैमरा लगा हो। इत्तेफाक से एक दुकान के शटर के ठीक बाहर ये सब कुछ हो रहा था। तो जब बाबूलाल मीणा ने ऊपर देखा तो देखा कि सामने ही एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। उन्हें अब इस पूरे घटनाक्रम में उम्मीद की लौ नज़र आने लगी और उन्हें समझ में आ गया कि अब इस मामले का सच इस सीसीटीवी कैमरे के ज़रिए सामने आ सकता है। उन्होंने दुकान के मालिक से बातचीत की और कहा कि 5 अगस्त का सीसीटीवी फुटेज वो देखना चाहते हैं, क्योंकि उनके बेटे की मौत इसी दुकान की दहलीज पर हुई थी। दुकानदार तो जानता ही था, उन्हें तो पता ही था कि इस तरह की घटना हुई है, क्योंकि किसी के दुकान या मकान के सामने अगर किसी की तबीयत बिगड़ जाए या किसी की मृत्यु हो जाए तो उसे पता नहीं चलेगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो दुकानदार ने फ़ौरन कहा कि हाँ साहब आइए, हमने तो उस दिन जो देखा था हम आपको वो भी बताते हैं और आप सीसीटीवी फुटेज चेक कर लीजिए। तो जब सीसीटीवी फुटेज उन्होंने चेक किया तो उन्होंने बड़ी शॉकिंग, बहुत ही अजीब चीज़ देखी। उन्होंने ये देखा कि 2 बाइक उनके दुकान के सामने आकर रुकी। एक बाइक में महेश मीणा, जिसकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, वो बीच में बैठा हुआ था और उस बाइक के आगे यानी राइडिंग सीट पर एक नौजवान था और महेश के पीछे एक और लड़का बैठा हुआ था जिसने महेश को पकड़ रखा था। जबकि दूसरी बाइक पर महेश की पत्नी कविता एक लड़के के साथ बैठकर उस जगह तक पहुंची थी। जब 2 बाइकें वहां आकर रुकी तो महेश को सारे लोगों ने उस बाइक से नीचे उतारा। तब वो बुरी तरह लड़खड़ा रहा था, वो अपने कदमों पर खड़े होने की हालत में नहीं था। उसे दुकान के बाहर सीढ़ियों पर लाकर बिठाया गया। थोड़ी देर बाद वो निढाल हो गया, उसके चेहरे पर कविता पानी डालती दिख रही थी और इसके बाद सारे जो लड़के थे कविता के साथ और महेश के साथ वहाँ पर, वो लड़के एक एक करके वहाँ से चले गए। जबकि कविता ने अपने ससुराल वालों को ये बताया था कि महेश की तबीयत बीच रास्ते में अचानक खराब हो गई और उसने किसी तरह खुद बाइक पे लाद कर महेश को या पकड़कर बाइक चलाकर वो 200 फीट पुलिया तक पहुंची है। जो तबीयत उनकी खराब हुई थी वो खराब हुई थी 14 नंबर पुलिया के पास। तो एक
पर्टिकुलर डिस्टेंस कविता ने खुद बाइक पे ट्रैवल करने की बात भी कही और ये भी कहा कि वो अकेली थी, उसके साथ कोई भी नहीं था और अभी भी वो अकेली है और महेश की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई है। ये बातें कविता ने घर वालों को बताई थी। जबकि यहाँ सीसीटीवी फुटेज में ये दिख रहा था कि उसके पति और कविता के साथ 3 नौजवान और मौजूद थे। इसमें एक नौजवान की बाइक पर खुद कविता बैठी हुई थी और बाकी जैसा मैंने आपको बताया कि दूसरी बाइक पर महेश को 2 लड़कों ने बीच में बिठा रखा था। इन लड़कों के बारे में, इन 3 लोगों के बारे में अगर ये मददगार ही थे, मान लीजिए महेश की तबीयत खराब हो गई थी, तो कविता एक बार भी मददगारों का जिक्र तो करती, घर वालों को बताती तो सही कि हमने 3 लड़कों से मदद भी ली थी, वो हमारे लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं थे, लेकिन बीच रास्ते पर वो छोड़कर चले गए या हमने उसको रोक लिया, ये गलती हो गई। एक बड़ा सवाल ये भी था कि अगर मान लीजिए महेश मीणा की तबीयत खराब हुई, जैसा कि बताया गया, और बाइक पर महेश मीणा को 2 लड़कों के साथ, 3 लड़कों के साथ कविता श्यामनगर के 200 फीट पुलिया तक लेकर आई, तो सवाल ये उठता है कि वहाँ आकर बीच रास्ते पे वो रुक क्यों गए? इतनी जब तबीयत खराब थी, वो सीधे किसी अस्पताल में क्यों नहीं गए, जहाँ पर महेश का वक्त पर इलाज हो जाता तो शायद उसकी जान बच जाती? ये एक बड़ा सवाल था जो लोगों के ज़हन में इस सीसीटीवी फुटेज को देखकर कौंध रहा था। इसके बाद घर वालों ने अलग-अलग मौकों पर इस घटनाक्रम के बारे में महेश की पत्नी कविता से बातचीत की। फ़ोन पर कविता से किसी एक रिश्तेदार ने उसे कॉल किया और उसे ये बताया कि ऐसे-ऐसी बात है, सीसीटीवी फुटेज में तुम दिख रही हो और तमाम चीज़ें। तो कविता ने पलटकर ये कहा कि हे भगवान, ये लग रहा है अब तो मैं फँस गई। और कविता ने ये जो बात कही, उसे खुफिया तरीके से घर के किसी और आदमी ने अपने मोबाइल फ़ोन पर कैप्चर कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया। इसी के अलावा एक और ऐसा मौका आया जब कविता उन 2 लड़कों के साथ, जो 2 लड़के महेश को लेकर आए थे, उनके साथ बात कर रही थी और बात करते-करते उसने जो तीसरा लड़का जिसकी बाइक पर कविता खुद बैठकर आई थी, उस तीसरे लड़के के बारे में ये कहा कि वो कब तक छुपता फिरेगा, वो भी आज नहीं तो कल पकड़ा ही जाएगा। अब ये भी एक अजीब बात थी। इसकी भी रिकॉर्डिंग महेश के घर वालों ने चुपके से कर ली। अब ये सारी चीज़ें जब इकट्ठी हो गई, तो इन तथ्यों के आधार पर जो कहानी सामने आई, उस कहानी के मुताबिक महेश की पत्नी कविता का एक लड़के के साथ कथित तौर पर अफेयर था। महेश के घर वालों का ये दावा है और उस लड़के का नाम है गणेश, गणेश मीणा। और गणेश के साथ कविता का अफेयर शादी के पहले से था और इसी गणेश को भी उस दिन मौकाए वारदात पर देखा गया था। उसने मुंह पे कपड़ा बांध रखा था और वो कविता को अपने साथ बाइक पर बिठाकर श्यामनगर 200 फीट पुलिया तक छोड़ कर गया था। सीसीटीवी फुटेज में ये तस्वीर कैद हुई थी। जबकि बाकी के जो 2 लड़के थे वो गणेश के जानने वाले थे, दोस्त थे, अजय मीणा और गोलू प्रजापत। तो इस तरह से कहानी ये उभर कर सामने आई कि कविता ने महेश के साथ, यानी अपने पति के साथ कोई साजिश रची और अपने बॉयफ्रेंड गणेश के साथ मिलकर उसे शायद कोई जहरीली चीज़ खिला दी या कुछ पिला दिया और उसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ने का नाटक वो लोग करते रहे और फिर आखिरकार उसे 200 फीट पुलिया के पास छोड़कर फरार हो गए। और जहाँ पर महेश को छोड़ा गया, वहाँ पर कविता ने और उन लड़कों ने महेश को अस्पताल ले जाने के लिए कोई भी अर्जेंसी शो नहीं की। महेश वहाँ पर बैठा-बैठा तड़पता रहा। पहले वो अर्ध बेहोशी की हालत में था, फिर पूरी तरह बेहोश हो गया और फिर कोलैप्स हो गया। लेकिन उसको अस्पताल ले जाने की कोई जल्दबाजी महेश की पत्नी कविता ने नहीं की। ये अपने आप में बहुत ही शॉकिंग, बहुत ही चौंकाने वाली बात थी और ये अपने आप में इस बात की तरफ इशारा कर रही थी ये तस्वीरें कि गणेश यानी अपने कथित बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर कविता ने ये पूरी साजिश रची थी और 3 लड़कों के साथ मिलकर उसने अपने पति महेश का कत्ल कर दिया। घर वालों से झूठ बोलती रही, अपने पति की मौत का ड्रामा करती रही और तो और अपने पति का कत्ल करने के बाद उसकी अस्थियां, अंतिम संस्कार के बाद उसकी अस्थियों का भी हरिद्वार में जाकर विसर्जन कर दिया। अब घर वालों ने जब ये सबूत खुद जुटाए तो उन्होंने पुलिस का दरवाज़ा खटखटाया। 12 अगस्त को इस सिलसिले में जयपुर के ही एक थाने में, प्रोबेबली विश्वकर्मा थाने में एफआईआर दर्ज की गई और उसके बाद पुलिस ने अब कविता को और बाकी के लड़कों को धर दबोचा है। यानी एक पत्नी ने ठंडे दिमाग से साजिश रची, अपने पूरे ससुराल को गुमराह कर दिया, अपने पति की हत्या कर दी, हत्या के बाद अंतिम संस्कार कर दिया, अंतिम संस्कार के बाद अस्थियां विसर्जित कर दी और चुपचाप से बैठी हुई थी। लेकिन उसे पता नहीं था कि जब वो अस्थियां विसर्जन करने हरिद्वार गई है तब घर के बाकी लोग इस मामले की स्वयं
तफ्तीश में जुटे हैं और तफ्तीश में उन्हें ऐसे सीसीटीवी फुटेज उनके हाथ लग गए हैं जो उसकी पोल खोलते हैं। वो बता रही थी कि वो अकेली थी, लेकिन हकीकत में जब ये घटना हुई तब मौका वारदात पर उसका बॉयफ्रेंड गणेश मीना मौजूद था, जिसके सबूत सीसीटीवी फुटेज में है। तो ये थी पूरी कहानी। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, कहानी का खुलासा कर दिया है। इस पूरे घटनाक्रम पर आप क्या सोचते हैं? घर वालों के धैर्य, उनकी तफ्तीश, सीसीटीवी फुटेज का सच बाहर लाने के लिए एक पिता की जो बेचैनी है, उस पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो प्रीवियस स्टोरी मैंने आप लोगों को सुनाई थी, वो स्टोरी थी लखनऊ की। लखनऊ के एक ऐसे पुलिसकर्मी की जिसे राजस्थान पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। और जिस पुलिसकर्मी को गिरफ्तार किया था उसका नाम है अखिलेश त्रिपाठी। और अखिलेश त्रिपाठी की मौत को 27 साल हो चुके हैं। अब आप पूछेंगे कि जब किसी शख्स की मौत 27 साल पहले हो गई तो फिर इतने सालों के बाद वो गिरफ्तार कैसे हो गया? तो यही रहस्यमयी कहानी जो है वो कल मैंने आप लोगों को सुनाई थी। जिन लोगों ने उसे नहीं सुना है उनसे रिक्वेस्ट है कि आप क्राइम तक के प्लेलिस्ट में जाकर उस कहानी को सुन सकते हैं। जिन लोगों ने उस पर कमेंट किया है, आइए कुछ लोगों के नाम और कमेंट्स पढ़ते हैं और आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करते हैं। चंद्रशेखर जी ने कमेंट किया है और इन्होंने कहा कि राजस्थान पुलिस और जज को अवार्ड देना चाहिए। तो ये सरकाज़म है। उन्होंने व्यंग्यात्मक तरीके से ये कहा है कि जिन्होंने भी तफ्तीश में लापरवाही बरती और जज जिन्होंने भी इस मामले को देखा और सच्चाई की अनदेखी कर दी, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इनके कहने का मतलब यही है। नीलू मिश्रा ने कहा है कि उनको मानहानि का दावा करना चाहिए और जो खर्च हुआ उसकी भरपाई पुलिस और संबंधित महकमे से वसूलने की कोशिश होनी चाहिए। टीना ने भी कहा है कि कहानी बहुत दुखदाई है, लेकिन आमतौर पर कत्ल जैसी घटनाओं की कहानियाँ और घटनाक्रम की सच्चाई सामने आती है तो ये उससे अलग हटकर है, तो इसीलिए थोड़ी राहत की बात है। नेहोयांग विजुअलाइज्ड के नाम से एक आईडी है, सो सॉरी फॉर द इनोसेंट विक्टिम, उन्होंने ये कहा है। पता नहीं, मैंने नहीं, विजुअलिड आईडी है, नेहोयांग विजुअलिड। एनीवे, आपने अपना पूरा नाम नहीं लिखा। आपसे रिक्वेस्ट है कि जो आईडी है उससे नाम समझ में नहीं आ रहा, तो अगर हो सके तो कभी नेक्स्ट टाइम जब कमेंट करें तो अपना नाम ज़रूर लिखें। निर्मल कुमार का भी कमेंट है। नकुल कुमार ने भी अपनी बात लिखी है और वो कोयम्बटूर से हमें देख रहे हैं। बंधन GLKR के नाम से एक आईडी है। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार और पुलिस को विक्टिम आदमी जिसे गिरफ्तार किया गया था गलत तरीके से, उसे कंपनसेशन देना चाहिए। टेरेंस बुरो, इस तरह से एक आईडी है। पता नहीं, मैं नाम या सरनेम ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा। अपना नाम अलग से ज़रूर लिखा कीजिए, खासकर जब आपके नाम की आईडी इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में या एक दूसरे के साथ वर्ड्स क्लब्ड होकर बने हुए हों तो ज़रूर लिखिए। इन्होंने ये लिखा है कि इस मैटर को सुप्रीम कोर्ट ले जाना चाहिए और राजस्थान जुडिशरी की कंप्लेंट करनी चाहिए और जुडिशियल ऑफिसर्स के विरुद्ध भी अप्रोप्रिएट एक्शन के लिए आवेदन देना चाहिए। बिल्कुल ये बात आपने सही लिखी है। मेरे हिसाब से कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, चाहे वो कोई मजिस्ट्रेट या जज या कोई भी क्यों ना हो। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के जज भी कानून से ऊपर नहीं है, वो भी अंडर द एम्बिट ऑफ लॉ उनको भी रहना होता है। लेकिन कोई अगर अपने काम में इतनी घनघोर लापरवाही बरते कि किसी बेगुनाह आदमी को जेल की सलाखों के पीछे 166 दिनों का वक्त गुजारना पड़े, तो जो भी जवाबदेह है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। शंकर आसोदा ने भी कमेंट किया है और उन्होंने कहा है कि एक्चुअली सिस्टम इज़ नॉट गुड इन आवर कंट्री। बहुत सारी सुधार की ज़रूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पूजा पंत ने भी कमेंट किया है और उन्होंने कहा है कि ये बहुत दुख भरी कहानी है सर, एटलीस्ट डॉक्यूमेंट से ही सही चेक तो किए जाने चाहिए थे। दीपमाला ने भी कमेंट किया है और उन्होंने कहा है कि अखिलेश भाई एंड फैमिली वालों पर क्या बीती होगी हम सोच भी नहीं सकते, वेरी शॉकिंग। सब कॉमन पीपल के साथ ऐसा ही होता है, लिखा है विकास यादव जी ने। टेंडुल ने कमेंट किया है और उन्होंने लिखा है थैंक यू सर, बिग फैन। शेखर बैनर्जी ने भी कमेंट किया है और उन्होंने कहा है दिस इज़ जस्ट अनबिलीवेबल। बिल्कुल आपने बात सही लिखी है। एक आईडी है जो मैं ठीक से मुझे पढ़कर समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन उन्होंने लिखा है कि सर गज़ब शर्ट पहने हो और अंदाज़े बयां का क्या कहना। अमित फ्रॉम सिंगापुर, ये माय इंडियन कलीग्स आर हियर इन सिंगापुर ऑल्सो लिसन टू यू रेगुलरली, थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। शमीम अहमद जी ने एक इमोजी भेजी है। इब्राहिम शेख ने भी कहा है, लेकिन इब्राहिम शेख जी की का जो कमेंट है वो मेरे हिसाब से बहुत जस्टिफाइड नहीं है। किसी एक इस तरह की घटना से
या इस तरह के लापरवाही भरे चंद लोगों के रवैये से पूरे देश पर सवाल उठा देना और ये कहना कि भारत महान है या नहीं, उस पर सवालिया निशान खड़ा कर देना, तो ये अपने आप में मेरे हिसाब से सही नहीं है। इब्राहिम जी, आपसे गुजारिश है कि मेरे हिसाब से हमें इस ऐसे चीज़ों से तो बचना ही चाहिए। पीके चंद्रा जी ने भी कमेंट किया है, थैंक यू वेरी मच। मोहम्मद अफजल हुसैन ने कहा है कि न्यू थंबनेल बढ़िया लग रहा है और आपकी स्टोरीज़ में अच्छा लग रहा है, उनका ये कहने का मतलब है। सीमा ने कहा है कि बहुत दुख हुआ पुलिस वालों के साथ ही पुलिस वालों ने इस तरह की हरकत की। अब्दुल ने कहा है कि जय हिंद सर, शम सर का एक क्राइम सुना है, शुरू में आप लोग के साथ जुड़ा। अच्छा, ओके, ठीक है। उनका ये कहना है कि वो शमसर की भी कहानियाँ सुनते हैं और वो शुरू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मतलब एज अ लिसनर वो हमें फॉलो करते हैं, सुनते हैं। इस केस में पुलिस पर कोर्ट क्या कार्रवाई करेगा, ऐसा संजय वैष्णव जी ने अजमेर से पूछा है। मेरे हिसाब से कोई कार्रवाई नहीं करेगा। अगर फरियादी इस मामले में पुलिस और जिम्मेदार ऑफिसरों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कोई अर्जी नहीं देगा तो मुझे लगता है कि शायद ही कोई एक्शन जो है जिम्मेदार लोगों पर होगा या जो दोषी है उस पर होगा। एक और आईडी है, क्रिटी समथिंग लिखा हुआ है, राजस्थान पुलिस और कोर्ट को 2 तोपों की सलामी इन्होंने लिखा है। मंसूर अहमद जी ने लिखा है वेरी गुड। सुजाता जी ने ये लिखा है कोर्ट शुड गिव हिम कंपनसेशन प्लस लॉस ऑफ सैलरी। बिल्कुल सही बात है। राजबीर मलिक का भी कमेंट है, उन्होंने कुछ इमोजीज भेजी है। कानून अंधा नहीं, पुलिस अंधी होती है, खासतौर पर भारत की। मिस्टर फैक्ट 7720 के नाम से एक आईडी है। सारंग चौहान ने कहा कि बहुत ही बुरा हुआ, जितने लोगों ने भी इस केस में लापरवाही की उनको फाइन लगाकर पैसों की भरपाई करनी चाहिए। नितेश शिंदे का भी कमेंट है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बोमराज ने भी कमेंट किया है। सफारी के नाम से एक आईडी है। मोहम्मद अकमल साहब ने कमेंट किया है। कल मैं एक कमेंट पढ़ रहा था, जैसे मैंने आपको बताया ना कि मैं सारे कमेंट्स पर्सनली तो पढ़ता हूँ, तो कल जब मैं कमेंट पढ़ रहा था तो किसी एक हमारे दर्शक ने ये लिखा था, वो अभी मेरे सामने पॉपअप नहीं हो रहा है विंडो में। उन्होंने ये लिखा था कि खुद यूपी पुलिस ने अपने जब एक मेंबर को या कलीग को गिरफ्तार करके राजस्थान पुलिस ले गई झूठे मामले में, तो खुद यूपी पुलिस के ऑफिसर्स ने कुछ क्यों नहीं किया। ये बहुत वैलिड सवाल है। मुझे लगता है कि यूपी पुलिस की विशेष सुरक्षा वाहिनी, जिसके वो सिपाही हैं अखिलेश त्रिपाठी, जिन्हें राजस्थान पुलिस ने गलत तरीके से कन्फाइंड कर लिया, पकड़ लिया, 166 दिनों तक जेल में रखा, खुद जो सिपाही है उसके जो कमांडेंट हैं या डिप्टी कमांडेंट हैं या जो भी उसके ऊपर इंस्पेक्टर होंगे, क्या उनकी ये जवाबदेही या जिम्मेदारी एक बार भी नहीं बनती थी कि वो एक बार पता तो करें कि उनका जूनियर जो है वो अचानक ड्यूटी से क्यों नदारद हो गया है और किस केस में उसे अरेस्ट करके राजस्थान ले जाया गया है। अगर उसे गलत फंसाया गया है तो क्या यूपी पुलिस के उस टीम की, उस महकमे की ये जिम्मेदारी नहीं थी कि अपने एक कलीग की, बेशक वो जूनियर कलीग हो, उसकी मदद करते। इसमें भी मुझे बड़ी हैरानी है। मतलब ठीक है, मतलब ये कह सकते हैं कि वो ड्यूटी बाउंड इस काम के लिए नहीं है, लेकिन किसी भी टीम का जो लीडर होता है उसकी कुछ मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो होती है। मुझे बड़ी हैरानी है। मतलब अगर मान लीजिए मेरा कोई जूनियर अचानक किसी केस में फंस जाए और कोर्ट में उसकी हाजिरी लगने लगे और मान लीजिए मुझे, पहले तो मैं पता करूंगा कि भाई हुआ क्या। अगर मुझे पता चलेगा कि गलत फंसा है तो फिर मैं उसकी मदद करने की कोशिश करूंगा। अखिलेश त्रिपाठी के साथ उनके सीनियर्स ने ऐसा क्यों नहीं किया, मुझे इस बात की हैरानी है। तो खैर, आज के लिए इतना ही। आज जो घटनाक्रम मैंने आप लोगों के सामने रखा उस पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।